नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 2 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन अपने देश से बाहर हुआ। कहाँ पे हुआ उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं। एक्चुअली में अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसके आधार पर ये पता चला कि किस देश में कितना प्रजनन दर है, प्रजनन दर क्या होता है और सबसे कम कहाँ पे है, इनके बाद देखता हूँ। दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे है, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कहाँ पे है उस मैप के आधार पर भी देखेंगे। कितना है साउथ कोरिया में प्रजनन दर, वो है 0.72। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो आप? मतलब लगातार वहां पे जनसंख्या कम होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए वहां का जो जीवन स्तर है वो काफी उच्च है और करियर का महत्वाकांक्षा है। इसका मतलब है देखो, जब जीवन स्तर उच्च होता है ना तो लोगों की ये महत्वाकांक्षा होती है कि हमारा करियर सेटल हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे। जिसके स्तर पे जब शादी आप नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है प्रजनन दर ही कम होगा। दूसरा, लिंग असमानता और उसके साथ साथ गैर पारंपरिक जीवन शैली। जब जीवन शैली आपकी परंपरा से नहीं चली आ रही है, आप नया नया अपने में इंक्लूड करते हो, तो जाहिर सी बात है आपका आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस कंडीशन में जाओगे। समझ गए? अगर ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, इंडिया में जो प्रतिस्थापन दर है, मतलब रिप्लेसमेंट रेट, इसका मतलब यहाँ पे कि एक पति पत्नी, दो दो लोग ऑलरेडी हैं, तो उनके बच्चे अगर एक होते तो उनका परसेंटेज एक हो जाएगा। तो उनके बच्चे 2.1 है। इसका मतलब लगातार यहाँ पे जनसंख्या इंक्रीज हो रहा है कि मतलब दो लोग पति पत्नी होगा, उनसे ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 0.72, मतलब आधा से भी आधा। तो इसलिए यहाँ पे लगातार जनसंख्या कम हो रहा है। अपने इंडिया में एक नारा भी है, हम दो हमारे दो। समझ गए? अगर बात करें कि साउथ कोरिया कहाँ पे है, तो देखो साउथ कोरिया जो है ना, ये इंडिया से चाइना, चाइना से जस्ट बगल नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से हटा हुआ साउथ कोरिया। पहले ये दोनों एक ही थे, इनके बीच डिवाइड हुआ, ऊपर का नॉर्थ कोरिया, नीचे का साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? वो है आपका योंगयांग। लेकिन मुद्रा की बात करें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की मुद्रा वन है। चाइना की बीजिंग, इनके बीच ये तो है, ये दक्षिण चीन सागर है। इसी के जस्ट बगल जापान है। देखो जापान में बहुत ज्यादा भूकंप और आपको पता है सुनामी आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी समुद्र में स्थित है और वहां पे ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप में स्थित है। ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये जो जापान है ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। जापान को निप्पन के नाम से भी जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा येन है। जापान बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप में ही इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद होक्काइडो द्वीप, शिकोगो द्वीप, क्यूशु द्वीप, ये बहुत सारे द्वीप हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन से नाइटहुड उपाधि कौन से भारतीय प्राप्त की? देखो, ब्रिटेन का एक नाइटहुड उपाधि है। यह ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कला, चिकित्सा, समाज में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी क्या हुआ, ये पहले भारतीय क्यों हो गए? क्या इसके पहले पुरस्कार नहीं दिया गया? इसके पहले यह पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले जो यहाँ के किंग थी, वो एलिजाबेथ थी। तो एलिजाबेथ के द्वारा 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। इसमें से पहला पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था, दूसरा पंडित रविशंकर जी को, तीसरा जमशेद ईरानी। बट अभी क्या हुआ, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तो ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। कौन नए राजा बने हैं? किंग चार्ल्स थर्ड। तो किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा पहली बार किस भारतीय को पुरस्कार दिया गया? वो है सुनील भारती मित्तल, एक एयरटेल कंपनी के मालिक है। समझ गए? और अगर नाइटहुड उपाधि की बात करें तो नाइटहुड में एक बहुत प्रसिद्ध है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड उपाधि दिया गया था, बट इन्होंने त्याग कर दिया था। नाइटहुड उपाधि इन्होंने कब त्याग किया था और क्यों त्याग कर दिया था? इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को इसको त्याग कर दिया था, इसलिए क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी से इन्होंने यहाँ पे त्याग कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ कहां पे है और कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे सर्वाधिक है, और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखो, एक रिपोर्ट जारी हुआ, यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जारी होता है, जिसके वर्तमान मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार इसको जारी किया गया। तो इसको जब जारी किया गया तो कितना तेंदुआ पता चला? पूरे भारत में 3874 तेंदुआ है, जो कि पिछले 2018 से 2022 की तुलना में अगर बात करें तो 1.08% की वृद्धि हुई है। ज़्यादा तो वृद्धि नहीं हुई, बट थोड़ा भी वृद्धि हुई है।
और इतने भी तेंदुआ में सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। ये तो राज्य स्तर पे हो गया। अगर केवल एक स्पेशल टाइगर रिजर्व की बात किया जाए, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे सर्वाधिक है, तो किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक है, वो है नागार्जुनी सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। समझ गए। अगर बात करें मध्य प्रदेश में केवल तेंदुआ ही जाता नहीं है, मध्य प्रदेश में चीता भी सर्वाधिक है, तेंदुआ भी सर्वाधिक है और बाघ भी सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का आधारशिला कहां रखा गया, और ये स्पेस पोर्ट क्या होता है। देखो, इसरो क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसके पहले हेड कौन थे, विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। तो इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट को भेजा जाता है, तो किसी रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है, तो जहां से भेजा जाता है जो सेंटर होता है वही होता है स्पेस पोर्ट, मतलब प्रक्षेपण केंद्र। यह क्या है, तो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है जहां से किसी सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है। तो इसके पहले हमारे पास केवल एक स्पेस पोर्ट था, उसका नाम था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कोई भी सैटेलाइट भेजा जाता था तो यहीं से भेजा जाता था। ये कहाँ पे स्थित था, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो अभी हाल ही में दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, मतलब बनाया नहीं गया, उसका भी न्यू रख दिया गया आधारशिला। अब वहां पे बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ पे, कुलशेखरपट्टनम में, जो कि तमिलनाडु में। तो अभी तो मेन कार्य यहीं पे होगा, बाकी छोटा कोई सैटेलाइट होगा, कोई छोटे रॉकेट से कुछ भेजना होगा, तो जब से यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। रॉकेट में अगर बात करें, हमारे पास कौन कौन से रॉकेट है, रॉकेट PSLV, C56, C57, C58, ऐसे बहुत सारे हैं। LV-M3, LV-M30, M4, ऐसे बहुत सारे रॉकेट हैं। इनकी माध्यम से सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है। समझ गए। अभी दूसरे बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, मैं बताया हमारे पास एक ही है, तो जाहिर सी बात है क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसको बनाएंगे। दूसरा, रणनीतिक महत्व, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है ना, उसके जस्ट बगल में स्थित है। तीसरा, वितरण में लाभ, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे इंडिया का परिप्रेक्ष्य में एक रहना हमारे लिए लाभदायक नहीं था, इसलिए दो होना बहुत जरूरी था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पहल योग कार्यक्रम से लिया हुआ है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है। देखो, जन औषधि पहल क्या है। जन औषधि पहल की शुरुआत 2008 में किया गया था। क्यों किया गया था, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो दवा है उसके पास कम कीमत में दवा पहुंचाया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत किया गया था। बट इसका क्या हुआ, 2015-16 में इसका नाम चेंज करके PM जन औषधि पहल कर दिया गया। यह क्या है, तो इसके अंतर्गत 10,500 औषधि केंद्र स्थापित करना था। समझ गए। तो इसी की पहल के अंतर्गत पहला देश जो इसमें शामिल हुआ वो हुआ मॉरिशस। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वो है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। देखो, मॉरिशस में बहुत ज्यादा हिंदू रहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री भी हिंदू है। अभी हाल ही में आपको पता होगा UPI रुपए कार्ड स्टार्ट दो देशों में किया गया था, मॉरिशस और श्रीलंका में, है ना। और मॉरिशस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अयोध्या में दर्शन करने वाले पहले विदेशी यात्री भी हो गए। समझ गए क्या। मॉरिशस का हमारे लिए क्या महत्व है, जाहिर सी बात है जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा है और हमारा भी हिंदू देश लगभग है, तो जाहिर सी बात है कि यह महत्व हमारे लिए होगा। और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में यह भारत एवं मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा। समझ गए। तो ये जो पहल है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सस्ती एवं गुणवत्तापूर्वक दवाएं पूरे देश भर में और विश्व भर में आसानी से पहुंचाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां पे आयोजित किया गया। देखो, वैसे जो गीता महोत्सव होता है ये प्रत्येक वर्ष अपने इंडिया में ही होता था, बट पहली बार इंडिया के बाहर दूसरे देश में हुआ। कहां पे हुआ और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया क्यों जाता है, यह क्या है। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ, अभी हुआ नहीं, 2024 में होगा। कहां पे, श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो है, वर्तमान राजधानी जयवर्धनी पूरा कोट्टे है। इस बार का जो थीम है क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। कब ये होगा, स्टार्ट हो गया है 1 से लेकर 3 मार्च तक 2024 तक होगा। इसकी जो शुरुआत थी 1989 में हुआ था और पहली बार इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में 2010 में मनाया गया था। देखो, पिछले वर्ष की अगर बात करें, गत वर्ष, तो 15 से 17 नवंबर, अभी 1-2 महीने पहले ही नवंबर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। उस समय भागीदार राज्य कौन था, असम भागीदार राज्य था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव क्या है, तो यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है,
भगवत गीता की शिक्षा को बढ़ावा देना, पूरे देश विदेश में भगवत गीता शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ में दुनिया के विद्वान धार्मिक नेता इसमें शामिल होते हैं और अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। समझ में आया? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।